गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावर माइंड पर, जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वोकैबुलरी, रीडिंग, ग्रामर सेक्शन, इवन बैंकिंग के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के एक्सपेक्टेड सेक्शंस होते हैं, तो उन सभी से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके डिस्कस करते जाते हैं। हर रोज हम कोई ना कोई न्यूज़पेपर का एडिटोरियल या फिर कोई आर्टिकल या न्यूज़ रेलेवेंसी से कोई भी रिलेट रिपोर्ट होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें बेनिफिट ये मिलता है कि बच्चे की रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, स्किमिंग स्किल इंप्रूव होते हैं, नोट बनाना आता है, उसे पॉइंट्स डिस्कस करने आता है कि किस पॉइंट को, मेजर पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा है। इसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सिनोनियम, एंटोनियम, ग्रामर का सेक्शन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आप तेजी से सीख सकते हैं। रेगुलरिटी अगर बनी रहेगी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए समय खराब किए बिना आज शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत बड़े आर्टिकल के साथ साथ धीरे धीरे उनकी चीजों को ग्रास्प करते चलते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग होते हैं, तो हम वो मीनिंग पिक करते हैं जो एग्जाम के अनुसार नहीं होते या एग्जैक्ट नहीं होते। वो वर्ड पिक करते हैं जो आर्टिकल या रिपोर्ट या जो भी हम रीडिंग कर रहे हैं एडिटोरियल की, उसके अनुसार किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन की यदि बात की जाए तो प्रोविजनल वर्ड भी सुना होगा, प्रोविजनल स्टोर्स भी सुने होंगे आपने। खैर, यहां पर प्रोविजन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है किसी को कुछ देना या पहुंचाना या उपयोग हेतु कुछ उपलब्ध कराने की क्रिया या अभिपूर्ति। यानी कि किसी भी चीज की स्कार्सिटी है, कमी है, उसको पूरा कराने के प्रोसेस को प्रोविजन कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं गिविंग और सप्लाइंग ऑफ समथिंग टू समबडी और मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। यानी किसी भी व्यक्ति के प्रयोग की आवश्यक चीजों को पूरा कराने के लिए वर्ड यूज किया गया प्रोविजन। ये काफी ज्यादा यूज होता है। इनकंसिस्टेंट होता है कोई चीज जो बेसिकली नॉट रेगुलर। जैसे हर चीज कंसिस्टेंट है, रेगुलर है एक दूसरे से, तो इनकंसिस्टेंट। अब यहां पर ये वर्ड आ गया तो यहां पर एक पॉइंट समझ लीजिए, जिस भी रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स लिखा है इनका, अनका, मिस, डेल, डिस, एंटी या एंटा, इसी के बाद में अन हो गया, इर हो गया, इम हो गया, कॉन्ट्रा हो गया। ऐसे ये शब्द जो होते हैं ये किसी भी वर्ड के साथ जुड़ करके एक नेगेटिव अर्थ लेकर आते हैं, एक नेगेटिव मीनिंग लेकर आते हैं। तो कंसिस्टेंट एक वर्ड है, कंसिस्टेंट के साथ हमने जोड़ा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि यूज्ड अबाउट स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स, तथ्यों के लिए ये यूज किया जाता है। नॉट द सेम एज समथिंग एल्स, जैसी आपकी डिमांड थी वैसा नहीं है। नॉट मैचिंग, सो दैट वन थिंग मस्ट बी रॉन्ग और नॉट ट्रू। कंसिस्टेंट यानी जिस चीज को आप आसानी से ग्रास्प ना करते हैं, जो आप सुनते आ रहे हैं, एकदम से उन चीजों को परिवर्तन कर दिया जाए, तथ्य अलग दिए जाएं या अलग इतिहास या अलग फैक्ट्स को पढ़ाया जाए, अलग पॉइंट्स को दिखाया जाए, तो उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। दूसरी भाषा में कहें तो मेल ना खाना या विसंगत इसको कहते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास में रैशनल। रैशनल वर्ड क्या है, ध्यान से सुनना है। रैशनल कहते हैं प्रिंसिपल और रीजंस विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। रैशनल को हिंदी में कहते हैं किसी भी निर्णय या कार्रवाई या धारणा को सिद्धांत पूर्वक यानी तथ्यों के आधार पर सही प्रूव करने का प्रयास करना। आए दिन डिबेट्स होती हैं, न्यूज़पेपर की डिबेट्स या न्यूज या मीडिया के अंदर डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स के अंदर किसी भी एक टॉपिक को लेकर कि एक तरफ राइट विंग, एक तरफ लेफ्ट विंग, एक तरफ वो सेक्शन जो सिट ऑन द फेंसेस वाली कंडीशन में होता है, जो ना राइट ना लेफ्ट, सिर्फ अपने व्यूज देखता है, पॉइंट्स और कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। तो ऐसे में जब आपस में तथ्यों की बात आती है तो तथ्यों के आधार पर किसी भी चीज को सिद्धांत के आधार पर सही प्रूव करने के प्रोसेस को रैशनल कहा जाता है। रैशनल का मतलब निर्णय, कार्रवाई या जो भी चीज आती है। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुआ था, आपको याद होगा जब अभी कुछ टाइम पहले 3 फार्म्स बिल आए थे। 3 फार्म्स बिल आए थे तो फार्म बिल्स के अंदर सबसे बड़ी चीज पता क्या थी? फार्म बिल्स में सबसे बड़ी चीज ये थी कि सरकार बार बार उन
फार्म बिल्स को रैशनल प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, निर्णयों को सही प्रूव करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो डिसीजंस वापस ले लिए गए और सरकार को लगा कि जनता अगर खुश नहीं है तो उन नियमों को थोपा नहीं जा सकता, यही डेमोक्रेसी है। अब अगला वर्ड आता है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन एक नाउन है, रिस्ट्रेन एक नाउन है, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काल्म और क्या है कंट्रोल्ड वे, यानी कि किसी चीज से दूरी बनाए रखना, संयम बनाए रखना। अगर कोई विवादित स्थान है, विवादित जगह है और आपको लगता है कि अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में दूरी बनाए रखने के लिए वर्ड आता है रेस्ट्रेन, खुद को दूसरे से बचाना, रेस्ट्रेन भी कह सकते हैं। इसी के लिए एक वर्ड बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, एब्स्टेन। एब्स्टेन वोट करने से एब्स्टेन कर देना। अक्सर ऐसा कई जगहों पर देखा जाता है कि भारत को जब प्रेशराइज किया जाता है किसी भी कंट्री के खिलाफ वोट डालने के लिए, तो भारत उधर से एब्स्टेन कर देता है, एब्सेंटिज्म हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, मतलब वहां पर उन चीजों के अंदर वो दूरी बनाता है। अगला वर्ड है डिसएमिनेशन। डिसएमिनेशन का अर्थ क्या होता है? चीजों को प्रॉपर तरीके से बांटना, चीजों को बांटना या समझाना या वितरण करना। तो द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिसएमिनेटिंग, अब डिसएमिनेटिंग तो वर्ड ही हो गया, ये नहीं आता होगा आपको, तो यहां पर समझ लीजिए फैलाना या बांटना, वितरण करना, प्रचार करना, प्रसार करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैलाना। अब जैसे पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी गवर्नमेंट जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स को, यानी अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य। असत्य मैंने क्यों बोला? क्योंकि कई बार कहा जाता है कि झूठ को अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो तो कई बार वो भी सच लगता है, झूठ को कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है तो वो सच लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार क्या होता है कि मीडिया का साथ लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी झूठ को एग्जैगरेट करती है, बेचती है, जनता उसे खरीदती है, समझती है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगला वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट भी क्या है बच्चा? एक नाउन है। कॉम्बैट का अर्थ होता है किसी से युद्ध करना। अब युद्ध हाथापाई का हो सकता है, स्कटल टाइप का, और दूसरा वाद विवाद हो सकता है, संघर्ष या बातों में बोली जाने वाली लड़ाई हो सकता है। कॉम्बैट वैसे असलियत में वॉर के अंदर लड़ा जाने वाला वर्ड है। अगला वर्ड है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल होता है पाखंड, हाइपोथेटिकल होता है पाखंड, या खुद ने जो कह दिया वही सत्य है और इसी को दूसरों पर मनवाना या नौटंकी करना। बेस्ड ऑन सिचुएशन दैट हैव नॉट येट हैपेंड, यानी हुआ नहीं है, तथ्यों में नहीं है, लेकिन आप उसकी परिकल्पना पहले कर रहे हैं। इसी से संबंधित एक वर्ड भी सुना था हमने प्रीवियस क्लास में, जिसको हमने बताया था क्या? उटोपियन वर्ल्ड। उटोपियन वर्ल्ड का मतलब क्या था? ऐसा संसार जिसकी आप परिकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, सच्चाई में वो है भी या नहीं वो बात अलग है। इसी को हम कहते हैं उटोपियन वर्ल्ड। आडंबर भी कहते हैं, नौटंकी भी कहते हैं। कई लोगों की भाषा में जैसे भारत सरकार राम राज्य लाना चाहती, तो उस समय के लिए उनके लिए ये एक उटोपियन वर्ल्ड हो जाएगा कि भाई पता नहीं सच होगा भी या नहीं होगा। अगला वर्ड आता है कॉम्प्ली। हालांकि कॉम्प्ली के साथ में हमेशा विद का यूज होता है, कॉम्प्ली बिना विद के यूज नहीं होता है। खैर, कॉम्प्ली एक वर्ब है। कॉम्प्ली का अर्थ होता है किसी भी नियमों को मानना, किसी भी नियम को, पॉलिसी को जो बन चुकी हैं उनको चुपचाप एज इट इज फॉलो करने को कॉम्प्ली कहा जाता है। सेम्बलेंस, असेंबलेंस से रिलेटेड कोई वर्ड है। सेम्बलेंस का मतलब होता है, पहले ये जान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक संज्ञा है और वर्ड क्या है? द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग सर्टेन क्वालिटी, यानी कि कुछ विशिष्ट गुणों को दिखाना कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं और मेरे अंदर ये चीजें हैं, यानी कि खुद को बेटर दिखाना, अपनी क्वालिटीज को दिखाना, गुणगान करने को सेम्बलेंस कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक कहते हैं बोलने का कला, बोलने का टैलेंट। इसी को वाक पट्टुता भी कहा जाता है, वाक पट्टुता भी कहा जाता है, बोलने का टैलेंट। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस, एक ऐसा रास्ता या तरीका जो इम्प्रेस करता है, किसको? इन्फ्लुएंस करता है लोगों को किसी भी तरीके से। अब इसमें लिखा जरूर है कि हर बार सिंसियर नहीं होता, लेकिन हर बार मजाकिया या फन लविंग भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार एब्सर्डिटी, वाहियात चीजें हो, कई बार उसमें लॉजिकल चीजें भी आ जाती है।
रिटोरिक का अर्थ होता है वाक्पटुता, बोलने का टैलेंट। वर्बोसिटी भी इसको बोलते हैं कई जगह। वर्बोसिटी इसके सिनोनियम की तरह, या ये कह सकते हैं भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वर्बोसिटी। और जब वो स्टेटमेंट तथ्यों से रिलेटेड करेगी तो उसे वेरासिटी बोला जाता है। VERACITY, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है डाइल्यूजन या डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है किसी चीज को धीरे धीरे कमजोर कर देना। ये वर्ड पिछली 4 क्लास में लगभग 3 बार पूछा जा चुका है। ये बैंकिंग के एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब इसके लिए हमने यूज किया द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग वीकर इन फोर्स, किसी चीज को कमजोर करना उसकी शक्ति और क्षमता से, उसके कंटेंट से, उसकी वैल्यू से। अगला वर्ड है चेरिश। चेरिश अपने आप में एक वर्ब है। चेरिश का मतलब होता है किसी को स्नेह करना, प्रेम करना और उसको सावधानी पूर्वक देख रेख करना। जैसे किसे हम कहते हैं लुक आफ्टर भी कहते हैं, लुक आफ्टर भी कहते हैं किसी की देखरेख करना, किसी की देखरेख करना। खैर, किसी की देखरेख करना स्नेहपूर्ण से, इसके लिए हमने वर्ड यूज किया चेरिश। चेरिशमैटिक भी एक वर्ड होता है, याद रखिएगा। एग्रीव्ड एक एडजेक्टिव है। एग्रीव्ड एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है किसी को अपसेट करना, एंग्री करना, कि आप उसके साथ में सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टी में ऑपोजिशन जो होता है, ऑपोजिशन जो होता है वो इसी चीज की कंप्लेन करता है हमेशा। ऑपोजिशन जो होता है इसी चीज की कंप्लेन करता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो भी एक्शन ले रही है, जो भी पॉलिसीज या जो भी नियम चलाए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, और ये अक्सर अन्यायपूर्ण व्यवहार को दिखाता है। कंप्लायंस होता है नाउन। कंप्लायंस का अनुसार मतलब होता है किसी चीज के नियमों का पालन करना, जो बोला जाए चुपचाप फॉलो करना। फॉलो करना तो एक्ट ऑफ कंफर्मिंग समथिंग। एक्ट ऑफ कंफर्मिंग समथिंग का मतलब होता है कि आप कह रहे हैं कि जो चीजें बोली गई हैं, दर्शाई गई हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप इसे कंप्लायंस कहते हैं। अगर इसी की जगह अकम्प्लाइज कर दें, अगर इसी की जगह अकम्प्लाइज कर दें, अकम्प्लाइज कर दें, तो इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य में, बेसिकली नेगेटिव कार्य के अंदर, बुरे कार्य में साथ देने को भी अकम्प्लाइज कहते हैं। जैसे युद्ध में गुनहगार, या बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी गुनाह में आपका साथ देता है। अगला वर्ड आता है बच्चा हमारे पास रोबस्ट। रोबस्ट एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है कोई भी चीज का स्वस्थ होना, स्ट्रांग होना, हेल्दी होना। रोबस्ट वैसे किसी भी चीज के लिए हाजिर जवाब भी कहते हैं, कि आपने कुछ बोला तुरंत आपने उसका रिवर्ट किया। बोल्ड कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, काफी सारे इसके मीनिंग बनते हैं। इंटरमीडियरी की बात करें तो ये एक संज्ञा है, प्लूरल बना रखा है जैसा आप देख रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है लोगों की ताकि वो एग्रीमेंट तक रीच करें, बाय बीइंग अ मीन ऑफ, यानी कि ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं बीच बचाव करने वाला। यानी सरकार ने नियम बनाए, आप उसकी मध्यस्थता कर रहे हैं, आप उस नियम को आम जनता के सामने मुखपट बनकर, यानी माउथ पीस बनकर लोगों तक उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चीजें, बेसिकली इनका काम होता है जनता को समझाना या समझौते करवाना। यही वर्ड के लिए हमने कल आर्बिट्रेटर वर्ड पढ़ा था, मीडिएटर वर्ड पढ़ा था, ऑम्बड्समैन भी पढ़ा था। ये वर्ड रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि याद रहे। अगला वर्ड है हमारे पास डिसएमिनेट। डिसएमिनेट का अर्थ होता है, पहली चीज ये वर्ब है और ये जानकारी फैलाता है, लोगों के घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर जानकारी दी जाती है। आज के बाद अब जैसे इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, प्रचार की बात शुरू हो जाएगी, प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा जनता का। जब प्रचार और प्रसार स्टार्ट हो जाएगा तो घर घर जाकर जनता के सामने सरकार के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जाएंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है। पेटेंट होता है किसी चीज को, वैसे पेटेंट का मतलब होता है किसी चीज को अपने नाम से आप क्या करा लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं कि भाई ये मेरा पेटेंट हो गया, अब ये मेरे द्वारा और कोई नहीं बना सकता। वैसे भारत के अंदर जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का वर्ड भी चलता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पेटेंट कहते हैं क्लियर रूप में किसी चीज को बताना।
ग्रीवेंसेस होते हैं शिकायत करना, ग्रीवेंसेस होते हैं दुख, परेशानियां, एक ऐसी स्ट्रांग फीलिंग जिसके अंदर आप अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं, ये महसूस करते हैं कि आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया है, तो वर्ड बना ग्रीवेंस। ग्रीवेंस के बाद में अगला वर्ड है आलिया। अब ये आलिया नाम भी होता है, लेकिन यहां पर हाई एग्जॉल्टेड वर्ड यूज किया गया है आलिया के लिए। अब हाई का मीनिंग क्या होता है? हाई का अर्थ होता है किसी भी चीज की ऊंचाई से संबंधित आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज करें एग्जॉल्टेड, तो एग्जॉल्टेड यानी इसे सिंपल मतलब में समझा जाए तो बातों के जरिए से किसी चीज को उच्चतम या बढ़िया तरीके से स्थिति को समझाना, ऊंचा लंबा या किसी चीज की प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है। एप्लेट कमिटी, सबसे पहली बात ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे आर्टिकल में अगर ये वर्ड समझ में नहीं आया तो आगे काम नहीं बनेगा। एप्लेट कमेटी असलियत में पूरा नाम होता है GAC, यानी ग्रीवांस एप्लेट कमिटी। एक क्रिटिकल पीस होता है जो पॉलिसीज को, लीगल फ्रेमवर्क को इंश्योर करता है कि दैट इंटरनेट इन इंडिया, कि ये एक ऐसा कमिटी है जो इंटरनेट को पूरे भारत में ये प्रेजेंट करता है कि जो जो डेटा उस पर दिया गया है वो ओपन है, सेफ है, ट्रस्टेड है और अकाउंटेबल है, यानी रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आपके सामने कोई चीज आई है और वो गलत है तो आप इस कमिटी के सामने उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन करने के बाद ये कमिटी उसके सही एक्शंस लेगी। आगे बढ़ते हैं। एक्यूरिंग एक वर्ड है। एक्यूरिंग का अर्थ होता है किसी चीज में वृद्धि करना, किसी चीज को बढ़ाना, एनहेंस करना। किसी चीज को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा वर्ड इसके लिए यूज होता है बर्जियोनिंग। एक वर्ड इसके लिए यूज होता है बर्जियोनिंग, BURGEONING। बर्जियोनिंग का अर्थ होता है किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, किसी चीज का धीरे धीरे बढ़ना, बर्जियोनिंग, वृद्धि होना। और इसके ऑपोजिट में बात करें तो ऑपोजिट में एक बहुत अच्छा वर्ड आता है ड्विंडल। इसी के ऑपोजिट में एक वर्ड आता है ड्विंडल या ड्विंडलिंग। ड्विंडलिंग का अर्थ होता है धीरे 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 डेक्लाइन या पतन की तरफ जाना। ये दो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एंटोनियम और सिनोनियम्स के अंदर इसे यूज किया जाता है। अगला वर्ड है बच्चा हमारे पास स्कटल। स्कटल होता है तेजी से भाग जाना, ये एक क्रिया है, एक्शन है। स्कटल होता है छोटे छोटे कदम लेकर दबे पांव से, टेक टू हील्स वाली कंडीशन होती है, दबे पांव से भाग जाना, ठीक है। छोटे छोटे कदमों से भाग जाना। खुद को जब सवाल का जवाब देना पड़ता है तो अक्सर ये माना जाता है कि जवाब देने वाले भाग जाते हैं। यूनिलेटरल होता है एक तरफा। यूनी वर्ड किसी भी शब्द के प्रीफिक्स में बना आ जाए। यूनी का एक अर्थ होता है सिंगल, यूनी का एक अर्थ होता है यूनाइटेड यानी जोड़। यूनाइटेड यानी जोड़ या जोड़कर जो चीज बनाई गई है, जोड़कर बनाई गई कोई चीज। यूनी का मतलब सिंगल होता है, कोई भी एक, और यूनिलेटरल मतलब होता है कोई भी चीज एक तरफा, एक पक्षीय चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। दोनों पक्षों की तरफ अगर आएगी बात तो उसके लिए बाया वर्ड का यूज होता है। बायलेटरल वर्ड I'm sorry, दो लोगों के लिए जब कोई चीज यूज की जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब, बाया मतलब होता है बच्चा दो। रूट वर्ड में प्रीफिक्स में बाया मतलब होता है दो। और ये वर्ड आपने सुना होगा कि ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है ये बायलेटरल है। बायलेटरल यानी कि दोनों पक्षों के साथ में डिस्कशन में यूज की जा रही है। मल्टीलेटरल भी होता है, पॉलीलेटरल भी होता है, काफी सारे इसके मीनिंग बनते हैं, काफी सारे इसके मीनिंग बनते हैं। तो वर्ड हमारा हो गया यूनिलेटरल। यूनिलेटरल यानी एक पक्षीय, एक पक्षीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड ये रैशनल दोबारा से आ गया है, ये रिपीटेड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन होता है किसी चीज से आगे बढ़ने से रोकना, किसी को रोकना। मींस टू कीप समथिंग और समबडी अंडर कंट्रोल, किसी पर पूरा कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना कि ये काम होगा तो मेरे अनुसार ही
होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला वर्ड है मिसकंसीव्ड, गलत चीजों को समझना, किसी चीजों को गलत समझना या गलत इंटरप्रेट करना। रॉन्गली इंटरप्रेट के लिए वर्ड यूज होता है बच्चा मिसकंसीव्ड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑनस एक बहुत अच्छा वर्ड है। ऑनस होता है एक तरीके से कसम या वादा या दायित्व। कसम या वादा या दायित्व। दायित्व कहते हैं बच्चा किस चीज को? दायित्व कहते हैं जिसके अंदर कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑथ ले लेते हैं। ऑथ यानी कसम ले लेते हैं। जैसे बाहुबली में था ना कि मेरा वचन ही है शासन। ऑथ, ऑथ यानी प्लेज। प्लेज भी इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। प्लेज भी इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है। ऑनस, ऑनस होता है दायित्व। दायित्व यानी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा तरीका जिसमें आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे देश में ये काम हो रहा है और ये हमारा कर्तव्य है इसको पूरा करना। अब जैसे ये गडकरी साहब की बात आती है तो इन्होंने एक बार कहा था कि अगर ये स्थान लेते हैं तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप होगा। अब इन्होंने इस चीज को बहुत दायित्व के साथ पूरा किया, निभाने का प्रयास किया और तेजी से उन चीजों को करते जा रहे हैं। अगला वर्ड है रीइटरेट, दोहराना किसी चीज को। किसी भी वर्ड के आगे बच्चा री लग जाए तो री मतलब दोबारा। री का मतलब ही होता है दोबारा। जितने भी वर्ड है जैसे रिपीट हो गया, रीपे हो गया, रीलोड हो गया, रीगेन हो गया, रीइम्बर्स हो गया, ये सभी शब्द दोहराने से संबंधित है। अब यहाँ रीइटरेट है किसी चीज को दोहराना या बार बार कहना। बार बार कहना, रिपीटेशन में बोलना रीइटरेट कहलाता है। एनश्रेंड होता है किसी चीज की स्थापना करना, प्रतिष्ठापित करना। आज का आर्टिकल थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसीलिए वोकैबुलरी इसमें बहुत ही ज्यादा है। अगला वर्ड है इनकंसिस्टेंट, ये रिपीटेड वर्ड है। स्ट्रिंडेंसी होता है तीखापन। स्ट्रिंडेंट होता है तीखापन। हैविंग द टिम्बर ऑफ लाउड हाई पिच्ड साउंड, तेजी से बोलना, तेजी से बोलना। ड्रॉन्स आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मीनिंग यही है, टू बी लाउड एनफ टू ब्लॉक द साउंड ऑफ समथिंग एल्स, यानी इतनी तेजी से बोलना कि बाकी लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास करना। इतनी तेजी से बोलना ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रेज है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली वी ड्रॉन आउट आवर अटेंशन इन द पब्लिक बाय बेसिकली स्पीकिंग लाउड। तेज बोलकर हम जनता के सामने क्या करते हैं, अपना वैल्यू बढ़ाते हैं और दूसरों को रोकते हैं। अब आज का आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। काफी सारी वोकैबुलरी हमने तैयार करी। वोकैब तैयार करने के बाद में हमने काफी सारी चीजों को पढ़ा भी है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे कोशिश भी की है उनको याद करने की, समझाने की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझना, पहले थोड़ी सी न्यूज समझाएंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर इसके पॉइंट्स बताएंगे। सेंटर की फेक न्यूज का जो प्रोविजन है अंडर आईटी रूल आता है और इनकंसिस्टेंट है, यानी एग्जैक्ट नहीं है फंडामेंटल रूल्स के अनुसार। नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा आए दिन फेसबुक का ज्ञान, इंस्टाग्राम पर दी गई न्यूज या बेसिकली कहें सोशल मीडिया पर कोई भी फैलाई हुई बात। अब जैसे सोशल मीडिया पर अगर कोई न्यूज आती है तो आज के दिन आपने नोटिस किया होगा कि एक आम व्यक्ति दिन में 4 से 5 घंटे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग तरीके से मीडिया के सोर्सेज पर समय लगाता है। अब अलग अलग तरीके से समय लगाता है तो उस पर जो दी गई न्यूज है हर व्यक्ति उसको बिना चेक किए, बिना वेरी किए, बिना टैली किए एक दिमाग में बात ले आता है कि यार नहीं, ये न्यूज सही होगी, ये गलत नहीं हो सकती, ये न्यूज सही होगी। अब क्या होता है कि जब ऐसी सोच या धारणा बन जाती है तो हर व्यक्ति क्या करता है, उस न्यूज के एक्शंस पर अप्लाई करना शुरू कर देता है। अब नॉर्मली ऐसा देखा जाता है जैसे कि मॉब लिंचिंग के केसेस आते हैं। मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं जिसमें जनता का फेक न्यूज मिलती है और फेक न्यूज मिलने के बाद में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। जैसे पालघर में साधुओं की जान गई थी जिसमें लोगों को पीटा गया, मारा गया,
दो साधुओं को और ये कहा गया कि भाई ये बच्चा चोर कर रहे हैं, बच्चा चोर है। अब खैर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है तो सवाल यहां पर जो न्यूज का है वो क्या कहता है कि भाई ये जो फेक न्यूज चलाई जाती है क्या ये किसी आर्टिकल या किसी प्रोविजन के अंदर आनी चाहिए कि यदि ये गलत पाई जाती है तो इस पर कोर्ट के आधार पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे और जो भी व्यक्ति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे पनिश किया जाएगा। क्या ऐसा कोई नियम आ सकता है आईटी रूल्स के आधार पर कि यदि गलत जानकारी देने वाले को पनिश किया जाएगा तो कितनी सारी हर्डल्स खत्म हो जाएंगी। ऐसी हर्डल्स में जैसे बीच में राफेल के नाम पर फेक न्यूज चलाई जा रही थी, फेक एजेंडा चलाया जा रहा था, शोर मचाया जा रहा था, चोर है चोर है चोर है चोर है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे जाकर माफी मांगी और उस मुद्दे को दबाया गया। सेम ऐसे ही फर्जी न्यूज जब चलाई जाती है तो शोर तो दुनिया के आगे मचा दिया और सॉरी जाके कोर्ट के आगे बोल दिया। अब ऐसे में क्या होता है, जनता पर उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन पहुंचता है और उससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसी चीज को यहां पर अलग अलग सेक्शन के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। मैं अब इन वर्ड्स को पढ़ाऊंगा, आपने वोकैबुलरी पढ़ी है, कोशिश कीजिएगा, मैं एनालिसिस करता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस बार मैंने ये आर्टिकल के राइटर का नाम भी लिखा है, निपानी नाम है इसका, निपानीय नाम है, वैसे साउथ इंडियन नाम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ने में। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे क्या है, द एडिशन या दिस एडिशन इज अनसस्टेनेबल एंड सर्टेनली अनवारंटेड। यानी ये इस तरीके का एडिशन है फेक न्यूज का जिसकी कोई डिमांड करता नहीं है और ये सस्टेन भी नहीं करता, बोल दिया गया बात खत्म। इसको कोई लेजिटिमिटी एम नहीं होता, ना ही रैशनल होता है। proportionality to create a separate category for restraint on dissemination by user content। अगर हम इसकी बात करें कि यूजर के द्वारा जो कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा है उस पर रोक नहीं लग रही है, बल्कि जो फर्जी कंटेंट है उस पर रोक लगनी चाहिए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, तो इसको ही सही माना गया है। यही चीज इधर डिस्कस की गई है। अब सेंटेंस में यहां पर पढ़ते हैं क्या पॉइंट है, आंसर मीनिंग और कंसेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। सबसे पहले पढ़ना है फेक फॉल्स मिसलीडिंग कंटेंट ऑनलाइन इज कॉज फॉर कंसर्न। कंसर्न का पार्ट बन चुका है एंड सर्टेनली नीड्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू कॉम्बैट। यानी कि इस समय कोर्ट के नियमों की आवश्यकता है, लॉज की आवश्यकता है ताकि इससे बचाया जा सके फर्जी न्यूज से। दैट डिसएमिनेशन ऑफ सच कंटेंट कुड लीड इवन टू लॉस ऑफ लाइफ again is a real present danger and not merely hypothetical। अब नॉर्मली कहा गया है कि अगर ये फॉल्स कंटेंट चलता है तो चलने के बाद जान का खतरा हो सकता है और ये कोई पाखंड नहीं है। दैट इमीडिएट एक्शन इज नीडेड टू टेक डाउन यानी रोकना या किसी चीज को ब्लॉक करना ऐसे कंटेंट जो ऑनलाइन चल रहे हैं। दैट इंटरमीडिएटरी हैव टू कॉम्प्ली विद, यानी जितने भी मध्यस्थता कराने वाले हैं उनको नियमों को मानना पड़ेगा, लॉज ऑफ लैंड एंड ऑल्सो मेयरली स्टेटिंग बाय ऑब्वियस, यानी उनको बाय हार्ट समझना पड़ेगा, इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि जो फर्जी न्यूज है वो गलत इंप्रेशन लीड करती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है, यूजिंग सच ग्राउंड्स, इस तरीके की फेक न्यूज को इस्तेमाल करके खुद को जस्टिफाई किया जा रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशंस के लिए। दैट कर्ब यूजर्स राइट विदाउट इवन अ सेम्बलेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के साथ उसे क्या करना है, रोक लगानी है। हाउएवर इज नीदर सस्टेनेबल नोर इवन वाइज, हालांकि ये सही भी नहीं है और बुद्धिमत्ता भी नहीं है। The addition of fake news provision in the information technology, ये यहां पर इसकी पूरी फुल फॉर्म है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, रूल बनाया गया था 2021 में। मस्ट बी सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस नियम को पढ़ना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्जी न्यूज, फेक न्यूज या विदाउट फैक्ट चेक जो न्यूज पढ़ाई जाएगी उस पर सरकार काफी सारे एक्शन ले सकती है। इसी
इसीलिए नोटिस भी किया होगा कई बार फेक या गलत जानकारी प्रोवाइड करने पर कंप्लेन होती है और कंप्लेन होने के बाद बनाने वाले को या बनाने वाले पर इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है और उसको पनिश तक किया जाता है। जैसे अभी मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नाम का एक बहुत बड़ा यूट्यूबर आपने देखा होगा। ये यूट्यूबर क्या है? ये यूट्यूबर खुद को अपने आप को एक बहुत बड़ा पत्रकार दिखाता है और पत्रकार दिखाने के साथ साथ क्या करता है? सरकार की कमियों को दिखाता है, कई जगह फर्जी और फेक न्यूज दिखाता है। ये हर विभाग की कमियां दिखाता है। पकड़ा गया, फर्जी न्यूज हुई, सरकार ने पुट बिहाइंड द बार्स कर दिया, यानी कि पकड़ा गया, कंप्लेन होते के साथ ही उसे उठा करके बंद कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में ये इन्हीं नियमों के आधार पर अरेस्ट किए जाते हैं। इट इज नॉट रिटोरिक, यानी केवल बयानबाजी नहीं है, केवल बयानबाजी नहीं। अगर हम ये सोचे ना कि केवल बयानबाजी, तो ऐसा नहीं है। When the need to guard against delusion of fundamental is emphasized and time again, यानी कि अगर हम कहें कि मौलिक अधिकार जो है यहां पर डाइल्यूट हो रहे हैं, डिल्यूजन में आ रहे हैं, यानी कमजोर पड़ रहे हैं और आवश्यकता पड़ रही है बार बार इन चीजों को समझाने की, जोर दिया जा रहा है कि इनको ठीक से समझा जाए। इट इज अ रिमाइंडर फॉर ईच ऑफ अस एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू cherish that which was obtained through hard battles and loss of lives, यानी कि इसमें हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा देश के नागरिक होते हुए कि आपको जो भी चीजें दी जा रही हैं, जो भी चीजें, वो बार बार याद दिलाती हैं कि कठिन लड़ाई और जीवन की हानि के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया जाता है। अगर आप सच्चाई कर रहे हैं तो ठीक है, अगर फर्जी है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर है कि जो डेमोक्रेसी का पिलर है, ये एक मीडिया भी एक डेमोक्रेसी का पिलर है और यही इंश्योर करता है इंसान के अधिकारों को रोकने के लिए और उनके कर्तव्यों के लिए जगाने के लिए कि ये उनके कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को पूरा करना अनिवार्य है। तो यहां पर 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं। 2 पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट दिखाता है कि फेक न्यूज के लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, एक नियम है, कोड ऑफ रूल्स है, जिन्हें फॉलो करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, पहली बात। दूसरी बात, केवल बयानबाजी नहीं है, हर एक व्यक्ति के दूसरे में ये ड्यूटी समझा रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नियमों को फॉलो करे, चीजों को माने और अगर ऐसी कोई चीज आती है या ऐसी कोई फर्जी न्यूज आती है तो कोशिश करे उन न्यूज से बचे, उन चीजों से बचे, क्योंकि ये चीजें बाकी बयान प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। अपनी ड्यूटीज को समझे। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट कहता है हेंस व्हेन ए स्टेटमेंट इज मेड, अब जिस तरीके से कोई भी स्टेटमेंट बोली जाती है, दैट एनी पर्सन एग्रीव, जो कोई भी व्यक्ति बोलता है, अब एनी पर्सन एग्रीव बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मे टेक इट टू कोर्ट, अगर कोई फर्जी बात बोली जाती है तो ऐसे में फर्जी बात बोलने वाले को कोर्ट तक ले जाया जा सकता है। इट इज नॉट अ चैलेंज टू दोज एग्रीव्ड बट to the very constitutional principle that necessitate the executive to ensure compliances therewith, यानी कि ये जरूरी हो चुका है उन लोगों को समझाना, सिद्धांतों को उनको मनाना कि भाई ये चीजें तुम्हें माननी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने इनके लिए नियम बना रखे हैं बहुत सारे। नॉर्मली तो क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति फर्जी न्यूज बोलता है, फर्जी स्टेटमेंट्स बोलता है, तो ऐसे में होता क्या है, फर्जी स्टेटमेंट्स बोलने वाला कई बार क्या होता है कि वो तो क्यों बच जाता है, वो तो सिंपल इसलिए बच जाता है क्योंकि फर्जी स्टेटमेंट तो बोल दी, कौन सा कोई चेक कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो चेक करके भी कोई स्टेप नहीं उठाते। काम कौन करेगा, कंप्लेन कौन करेगा? इसी बात का ध्यान रखते हुए फेक न्यूज या फर्जी फ्रॉड एक्शंस करने वाले बच जाते हैं। ठीक है, सो डिड वी हैव लीगल प्रोटेक्शन, क्या हमारे पास कोई लीगल प्रोटेक्शन है इन चीजों से बचने के लिए? बिफोर द 2023 एडिशन, 2023 के एडिशन से पहले क्या हमारे पास ऐसी कोई न्यूज है? तो द मोस्ट प्रेफर्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू कॉम्बैट द थ्रेट एंड इंपैक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन अ पॉलिटी वुड बी थ्रू पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं, पार्लियामेंट एंड एक्टेड लॉ विच आर रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। क्या पहले सवाल पूछा गया कि क्या कोई तरीका है इनको रोकने का? सवाल
सवाल का जवाब है कि हाँ, हमारे पास तरीका है कि यदि पार्लियामेंट ऐसे कुछ नियम बना दे जिसमें इन फर्जी न्यूज को रोकने के लिए एक्शंस लिए जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि फेक न्यूज आनी बंद हो जाएगी और हर न्यूज आने से पहले क्लियर बताया जाएगा कि ये न्यूज मनगढ़ंत है या ये कैसी है। ये लाइन ऑलरेडी सिंगापुर के अंदर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड एंड मैनिपुलेशन एक्ट 2019 में पहले ही डिस्क्राइब की गई है, ऑलरेडी डिस्क्राइब की गई है सिंगापुर में। अब सिंगापुर के अंदर कोई भी बंदा, लीडर, कोई भी सेक्शन, कोई भी धड़ा बेसिकली फॉल्स न्यूज नहीं दे सकता। इवन अब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाले हैं, कैंपेन स्टार्ट होने वाले हैं तो दूसरी पार्टीज के लिए, विरोधियों के लिए फिर से झूठ बोला जाएगा भर भर के, फिर से झूठ बोला जाएगा भर भर के। अब ऐसे में उनका सही होना या गलत होना जब तक चेक ही नहीं होगा, जब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई चेक नहीं करेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, तो लोग भर भर के फिर से झूठ बोलेंगे, गलत जानकारी फैलाएंगे, गलत जानकारी फैला के फिर से जनता में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अक्सर आपने नोटिस किया होगा इलेक्शन के टाइम पीरियड के अंदर ही दंगे शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्शन होने होंगे ना, उससे 6 महीने साल भर पहले अक्सर ऐसे दंगे होते हैं जो जनता के दिमाग में छवि क्रिएट कर जाते हैं कि भाई इसने इसको मारा, इसका लॉजिक ये था, ये वाला हिस्सा था, और अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इंडिया ऑप्टेड फॉर स्पीडियर ऑल्टरनेटिव ऑफ एन एडिशन ऑफ द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस ऑफ 2021 अमेंडेड। 2021 में इसमें भी कुछ एडिशन किए गए रूल 31V यानी 5 के अनुसार। अब ये रूल प्लेस करता है रीजनेबल एफर्ट रिक्वायरमेंट ऑन इंटरमीडियरीज, यानी कि आवश्यकता दर्शाता है उन मध्यस्थता कराने वालों की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एंश्योर करते हैं दैट अ यूजर डज नॉट डिसेमिनेट कंटेंट, यानी कि फर्जी काम नहीं मिलेगा, दैट डिसीव or mislead on the origin and knowingly the intentionally communicates any information which is patently false and misleading in nature but may be reasonable perceived as a फैक्ट। यहां पर एक नियम बना दिया गया बच्चा, इसके टॉपिक का कंसेप्ट समझिए। इसमें क्लियर कहा गया है कि यहां पर 2021 की जो गाइडलाइंस थी उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया कि रीजनेबल एफर्ट्स रिक्वायरमेंट और इंटरमीडियरीज के लिए एक ड्यूटी असाइन कर दी गई कि जो भी वेबसाइट्स पर या जो भी चीजें अपलोड की जाती हैं फैक्चुअली वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको परसीव्ड कर रहे हैं फैक्ट की तरह तो ये आपके ऊपर है। दी गई जानकारी से पहले तथ्यों को चेक करें, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मेंशन की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अंडर रूल 3, चलिए बढ़ते हैं। अंडर रूल 3 सेकेंड पार्ट, एनी कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन फ्रॉम यूजर or government or court have to be action by the grievances officer by the intermediary। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर्सन पर एक्शन लिया जाएगा और जरूरी एक्शंस के आधार पर उस पर प्रोसेस करके उसे रोक लगाई जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेन करने वाले पर भी उल्टा एक्शन हो जाता है क्योंकि जानकारी सही दी जाती है और पकड़े जाने पर उल्टी कंप्लेन भी हो सकती है, ये बात भी याद रखिएगा। टाइम फ्रेम फॉर एक्शनिंग अ कंप्लेन इंटर आलिया फॉर कंप्लेनेंट्स ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग न्यूज इज रिड्यूस्ड टू 72 आवर्स। पहले 15 दिन था और अब इसे 72 घंटे कर दिया गया है कि अगर कोई ऐसी न्यूज आती है और कंप्लेन होती है तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के लिए जो अगला स्टेप लिया गया है वो स्टेप लिया गया है यही वाला ग्रीवांस एपलेट कमिटी का। ये पूरा इसका परिचय मैं दे चुका हूं। ये ग्रीवांस एपलेट कमिटी क्या करती है, ये आपको अश्योरेंस देती है कि अगर कोई भी फॉल्स न्यूज है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, अन्यथा कंप्लेन अगर होगी तो 72 घंटे में अगर उस पर एक्शन की बात आए तो उसे पकड़ा जाएगा और अरेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसी बात आएगी तो ये सरकार या ये सेक्शन उसको ब्लॉक कर सकती है, उन वीडियोस को हटा सकती है, उन भाषणों को तुरंत ब्लॉक या बंद किया जा सकता है। अब ये रेमेडीज जो हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं, इंट्रोड्यूस की गई हैं 2022 के अंदर, एज रिसेंटली एज इन 2020, आर देयरफॉर स्टिल इन प्रोसेस, still in place and acquire the benefit of the victims, including the central government, if it perceives a violation
द अबव इज शॉर्ट समेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन टू कॉम्बैट फेक न्यूज। अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार उसको तुरंत बुला सकती है, समन कर सकती है और उससे फेक न्यूज के बारे में बात कर सकती है। सच प्रोविजन रिक्वायर ड्यू प्रोसेस टू बी फॉलोड एंड नॉट टू कटल फ्री स्पीच थ्रू यूनिलैटरल एक्शन। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को उठाने के लिए, दूसरे को गिराने के लिए कुछ भी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करके यूज कर सके। अभी लेटेस्ट में अभी आपको याद होगा कि एक व्यक्ति था ऐसे ही जिसके ऊपर सेडिशन एक्ट लगाया गया। सेडिशन एक्ट लगाया गया क्योंकि उसने अपने भाषण के अंदर ऐसे ही फेक न्यूज जनरेट की थी। फेक न्यूज जनरेट करी थी या जनता को भड़काने की कोशिश करी थी चिकन नेक वाले सेक्शन को बंद करने की। चिकन नेक उस सेक्शन को बोलते हैं जहां पर भूटान और बांग्लादेश के बीच में कुछ लगभग 18, 20 या 70 किलोमीटर का रास्ता बचता है जो भारत को अरुणाचल प्रदेश से असम से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए ये एक बहुत छोटा सा रास्ता है। इसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, बातों के जरिए लोगों को उकसाया गया था। अब इस स्पीच को तुरंत ब्लॉक किया गया, सेडिशन एक्ट लगाया गया और उस पर रोक लगाने के लिए यही एपेलेट कमिटी थी जिसने फर्जी या अन बेसिकली आइडेंटिफाइड फैक्ट्स को रोका था। ठीक है, व्हाई इन दिस एडिशन देन बैड इन लॉ, व्हाई इन इज दिस एडिशन देन बैड इज लो। अब यहाँ पे एक पॉइंट कहता है कि जब ये एडिशन कर रहे हैं तो ये गलत क्यों है। सेंटर एज ए यूजर और इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर एज ए गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑथराइज्ड अंडर पार्लियामेंट एनेक्टेड लॉज और through under orders of court was well within the right to seek takedowns as quickly in 72 hours। अब सबसे बड़ी बात यह कि बुरा क्यों है। बुरा इसलिए है क्योंकि आज के दिन जैसे कि जो भी न्यूज चलवाई जाती है, आप नोटिस करेंगे कि चाहे कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी या उससे पहले कोई भी पार्टी जो भी चलती गई हो, आप नोटिस कीजिएगा कि भारत में डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है न्यूज या मीडिया। न्यूज या मीडिया बिना जाने बिना परखे कोई भी ऐसी फर्जी न्यूज चला देता है जिसके अंदर पता होता भी नहीं है। वो जनता के सामने चीजें इस तरीके से प्रेजेंट कर दी जाती हैं कि सामने वाले को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है, सामने वाले को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर डिबेट्स पर हम पूरा भरोसा कर लेते हैं, हम फैक्ट चेक नहीं करते। किसी के द्वारा बोली गई स्टेटमेंट हम फैक्ट चेक कर लेते हैं, अब फैक्ट चेक करते नहीं है और सीधा उस पर बात कर देते हैं। अब इस एडिशन की बात करें तो हर बार न्यूज को चेक करना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल जरूरी है। बोलने वाले अगर इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो अनावश्यक प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। मॉब लिंचिंग के सैकड़ों केसेस ऐसे ही बढ़ते हैं। अभी इसी वजह से सरकार ने सोशल मीडिया के अकाउंट में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम्स पर काफी ज्यादा रोक लगाने की कोशिश करी थी कि फर्जी जो फेक फॉल्सहुड है उन पर रोक लगाई जा रही थी। और सरकार क्या करती थी? उन पर रोकती थी। अभी बीच में क्या हुआ, अभी ये सासाराम नाम की जगह बिहार के अंदर जो दंगे हुए थे, दंगों के अंदर भी इसी प्रकार से व्हाट्सएप का प्रयोग करके ग्रुप को भड़काने की कोशिश की गई थी, जनता को उकसाया गया था। उकसाने के बाद आपके सामने प्रॉब्लम आई कि पूरा बिहार जल गया, पूरा सासाराम, सैकड़ों लोग बेसिकली चोट खाए, घायल हुए, मारे गए। अब प्रॉब्लम आगे है, देयर इज नो लेजिटिमेट एम, रीजन और रैशनल और सर्टेनिटी, नो प्रोपोर्शनैलिटी टू क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी। कोई अलग कैटेगरी नहीं बनानी है, कोई रोक टोक नहीं करनी है फॉर रिस्ट्रेन ऑन डिसएमिनेशन बाय यूजर ऑफ कंटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्ट्रेट एक क्लियर लाइन बोली गई है कि कोई पर्पज नहीं है किसी को रोकने का, कोई पर्पज नहीं है किसी को बेसिकली होल्ड करने का, उसकी पावर्स को, उसकी बेसिकली कंडीशंस को। पर्पज सिर्फ एक है, फॉल्सहुड को रोकने का। एंड यस, अगर कहता है कि हमारा कोई एम नहीं है तो आप एक लाइन देखिए, एंड यस द रिस्ट्रेन इज ऑन यूजर नॉट इंटरमीडियरीज as misconceived by many. The onus on intermediaries is only of reasonable efforts. However, with a central government authorized fact check unit, इस लाइन को समझना है, fact check unit saying so content could be classified as fake, false or misleading and a takedown and the action necessate without a semblance of due process। सिंपल सी एक लाइन है कि आप कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे, आप पहले उसका फैक्ट चेक करेंगे, फैक्ट चेक करने के बाद ही उसे सोशल मीडिया पर चलाएंगे। नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं, हमारे को कौन सुनता है? 10, 20, 50 लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक न्यूज के सामने कोई लीडर बोलता है और लीडर कोई फेक न्यूज बोलता है, या फॉलोवर्स में, जैसे अभी बीच में क्या था, बहुत सारे टिकटॉकर्स थे, इन्होंने फेक न्यूज चलानी शुरू करी, तो उसमें क्या होता है, इनके फॉलोवर्स में लाखों की संख्या होती है और उन पे बैड इंपैक्ट पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। ये जैसा कि बहुत लंबा प्रोसेस था, अभी
इसको देखते हैं। द अबव एडिशन The above addition clearly militates against settled law and the Constitution. The Supreme Court in पुट्टुस्वामी जजमेंट रीअफर्म्ड, ये लाइन याद रखना, अक्सर ऐसे पॉइंट्स यूज होते हैं। पुट्टुस्वामी जजमेंट रीअफर्म दैट द नीड ऑफ लेजिटिमेसी सपोर्टेड बाय पार्लियामेंट एनेक्टेड लॉ which are proportionate to meet the test of constitutionality. Supreme Court recent judgment in the Media One केस, एक मीडिया का केस आया था जिसमें क्या था, मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अप्रैल 5 2023, रीइटरेट बार बार कहता है दैट विच इज एनश्राइंड आर्टिकल 13, जो आर्टिकल 13 के अंदर बात की गई है। अभी आर्टिकल 13 को डिस्क्राइब किया गया है, वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एनी रूल और रेगुलेशन इनकंसिस्ट विद फंडामेंटल राइट इज वॉइड, यानी उसे हटाया नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर कोई चीज दी गई, अधिकार दिए गए, तो उनको दबाया नहीं जा सकता। दिस जजमेंट ऑल्सो रीअफर्म दैट 4 प्रिंसिपल दैट विल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ। 4 प्रिंसिपल हैं, वो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करेंगे, वेरी करेंगे। क्या चीज थी? पहला है अनरीजनेबली और इररेशनैलिटी, यानी बिना किसी मतलब के या बिना किसी चीज के, या इररेशनैलिटी यानी नहीं होनी चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए। अब अगला वर्ड है प्रोसीड्यूरल, क्या है? इम्प्रॉपरिटी। इन द प्रेजेंट इंस्टेंट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेट एम फॉर दिस एडिशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजर्स एंड एब्जेक्ट, रोक लगाना, लैक ऑफ प्रोसीजर दैट वुड अश्योर ड्यू प्रोसेस। अब सबसे पहली चीज यहां पर 2 पॉइंट बोले गए, पुट्टुस्वामी जजमेंट के अंदर भी यही चीज बोली गई कि आर्टिकल 13 को प्रॉपरली एग्री किया जाना चाहिए। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है या ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर होकर बात करे। फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्पीच भी, हमारा बोलने का अधिकार भी एक सही चीज है। बोलने का अधिकार है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बोलने के अधिकार में भड़काऊ प्रोवोकेशनल स्पीचेस अलाउ नहीं होनी चाहिए, वो बैन होती है, वही आर्टिकल 13 कहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑन द फेस ऑफ इट दिस एडिशन इज अनसस्टेनेबल, ये एडिशन जो है अनसस्टेनेबल है और ऑब्वियसली ना चाहते हुए बनाया गया है। एज प्रोविजन albeit थ्रू डेलीगेट लेजिस्लेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसे जो लॉज हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेट अस फॉरगेट द नॉइज ऑफ पॉलिटिक्स, चलो इस चीज को भूल जाते हैं और उनके शोर को भी भूल जाते हैं जो ड्रोन आउट करते हैं वॉइस को, रीजन को, एंड रिमाइंड आवरसेल्फ दैट आवर कांस्टेंट फाइट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट, कि हमारी लगातार जो लड़ाई है वो हमारे एग्जिस्टेंस को लेकर है, हमारे एग्जिस्टेंस के साथ साथ हमारे अधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है और कोई फर्जी बात नहीं है। तो पूरे कंसेप्ट की स्किमिंग करके 5 पॉइंट हमारे को समझ में आए स्किमिंग के दौरान। 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बहुत सिंपल था। क्या था? पहला पॉइंट ये था कि फेक न्यूज चलती है बहुत ज्यादा लीडर्स के द्वारा या बड़े बड़े पीपल के द्वारा। पहला पॉइंट ये है फेक न्यूज। दूसरा पॉइंट है शुड बी बैन, शुड बी बेसिकली टेकन सम एक्शन। तीसरा पॉइंट बताया आर्टिकल 13 के बारे में कि 13 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 14 हमारे पास कहता है, आर्टिकल 13 के बाद नेक्स्ट उसके बारे में बताया गया पुट्टुस्वामी केस के बारे में कि पुट्टुस्वामी केस में भी यही बात बार बार बोली गई। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि सारी चीजें हमारे संविधान में पहले से हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। छठी चीज ये भी बताई थी इसके अंदर कि हमारे पास इंटरमीडिएरीज के पास पूरा का पूरा पावर है, अगर उनके पास कंप्लेंट पहुंचती है तो उनको रोका जा सकता है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। सातवां पॉइंट ये कहता है कि फाइनली हमें ध्यान देना है। फाइनली सारी बात फिर से हमारे ऊपर आ गई कि हमारे अधिकारों को, ड्यूटीज को ध्यान देना है। यदि फर्जी बात आती है तो उसके लिए आवाज उठानी है, वी शुड रेज अ वॉइस। अब बढ़ते हैं अगले मैच द कॉलम की तरफ। मैच द कॉलम क्या कहता है? यहाँ पे 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स हैं और उनके आपस में वर्ड्स के मीनिंग है। ये वर्ड्स मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूँ, सारे वर्ड मैंने अभी पढ़ाए हैं। पहला वर्ड हमने पढ़ाया ऑनस का, एंश्राइंड का, रिटरेट का, कंप्लायंस का, रैशनल का। यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं, आपको इनके सामने लिखे हुए मीनिंग्स भी मिल रहे होंगे। इन मीनिंग्स के आधार पर आपको इन वर्ड्स को चेक करना है और चेक करके सही आंसर देना है। आप सभी के पास हार्डली 1 मिनट है, आप सभी को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है ऑनस।
ऑनेस्ट एक सबसे अच्छा वर्ड है, डिस्कस करते चलते हैं। ऑनेस्ट एक सबसे अच्छा वर्ड है। ऑनेस्ट होता है एक तरीके से कस्में या वादे दिखाना, किसी को बार बार ये कहना कि भैया तुम्हारी ये ड्यूटीज है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ऑनेस्ट की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की यदि बात की गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की यदि बात की गई है, तो बचा मैच द कॉलम में ये वाला वर्ड हमारा आंसर बन जाता है। ये वाला वर्ड हमारा आंसर बन जाता है। अब इसके बाद ऑनेस्ट का मतलब हम आपको बता चुके हैं, क्या, किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकना। अगला वर्ड आता है एनश्राइंड। एनश्राइंड का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्शन देना, किसी भी तरीके से बचाना, उसको मान सम्मान देना। अब यहां पर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर एक वर्ड लिखा है प्रिजर्व इन अ फॉर्म, किसी चीज को बचाना और इंश्योर करना कि उसको बचाया जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा। चलो जी, ये हो गया। अगला वर्ड है रीइटरेट। रीइटरेट का मतलब होता है बार बार किसी चीज को बोलना, बार बार किसी चीज को प्रेजेंट करना। अब बार बार किसी चीज को अगर प्रेजेंट किया जाता है तो यहां पर ये वाला वर्ड हमारा आंसर बनता है टू रिपीट एन ओपिनियन स्टेटमेंट एक्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड। यही तो हमारे साथ बार बार हुआ कि ऊपर बार बार जो चीज बताई जा रही उसी पर फोकस किया जा रहा है, उसी पर बार बार फोकस किया जा रहा है। अगला वर्ड है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस होता है किसी चीज को कंप्लाई करना, कि हाँ भाई जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, यानी कि किसी स्टेटमेंट से एग्री करना, किसी स्टेटमेंट से एग्री करना। तो स्टेटमेंट से एग्री करने के लिए पास लास्ट वर्ड है और एक वर्ड बचता है रैशनेल। और रैशनेल का मीनिंग हमने बताया था आपको क्या है, द प्रिंसिपल और रीजन विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स, एक्शन और बिलीफ एक्सेट्रा। तो बच्चा आज के लिए हमारा ये सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने मैच द कॉलम पढ़ाया, वोकैबुलरी पढ़ाई, काफी सारी चीजें पढ़ाई। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम ऐसे ही किसी आर्टिकल के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।